हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करेंगे एंड इंग्लिश ग्रामर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास है। आपने बचपन से इस क्लास को पढ़ा है बट कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो बस मैं आपको रिवीजन कराने के लिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपके में से कोई ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं तो आप आज की क्लास में जान पाओगे। एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक कॉपी में इसको नोट करते जाना, राइट, ताकि आपके पास एक अच्छा सा नोट्स बन जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स होते हैं, राइट। तो ये जो लेटर्स होते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं ए, बी, सी, डी से लेकर के जेड तक। इनको लेटर्स कहा जाता है, राइट। एंड ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ लेटर अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो अल्फ़ाबेट कहना होगा तब क्या बोलोगे? पूरा का पूरा कलेक्टिव ए टू जेड, ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली कहलाएगा अल्फ़ाबेट। एंड लेटर की बात करेंगे तो ए अलग लेटर है, बी अलग लेटर है, सी अलग लेटर है, डी अलग लेटर है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। आप लिख लो, कॉपी पे लिखते जाना, या फिर आप बाद में सेकंड टाइम वीडियो देखना तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम में बस देख लो। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, राइट, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट का डेफिनेशन। देखो कभी भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको बस जानना है कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है, राइट। तो आपको कभी भी ये सारी के सारी डेफिनेशंस मैं याद करने के लिए नहीं बोलूँगी, बस समझ लो, उतना काफ़ी है। अब आओ, जब लेटर्स कंबाइन होते हैं, जब लेटर्स कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं वर्ड्स, ठीक है। लेटर्स जब कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल MANGO, यहाँ पे ये सब सिंगल लेटर है ना, और ये सारे के सारे कंबाइन हो रहे हैं तो बना रहे हैं, है ना, क्या बना रहे हैं? वर्ड बना रहे हैं। वेरी गुड। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अच्छा मेरे को ये बताओ, सिर्फ कॉम्बिनेशन बोल देने से पता चल जाएगा क्या कि ये वर्ड है? अगर कॉम्बिनेशन की बात होती तो मैं तो ये भी लिख सकती थी, OGAMN, ऐसे भी तो लिख सकती थी। अभी क्या ये मैंगो बन रहा है क्या? नहीं ना बन रहा है। यानी कि मेरे को बोलना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, राइट। यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड जोड़ना पड़ेगा। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये स्क्रीन डिलीट करती हूँ। तो अब मेरे को अगर वर्ड का डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, ओके। द MEA, राइट, MEANING, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, combination of letters, right. Meaningful combination of letters is called a word, right. अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या बताया था? मीनिंगफुल बोलना यहाँ इम्पॉर्टेंट है ना, या मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बोलना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि MAN का मतलब होता है मैन, मैन मतलब आदमी, लेकिन ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं इसको NAM लिख दूँ तो इसका कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। कॉम्बिनेशन तो ये भी है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन तो ये भी है, राइट। पर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है मीनिंगफुल का, राइट। ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है और ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि वर्ड का डेफिनेशन बताने से पहले आपको मीनिंगफुल वर्ड जोड़ना पड़ेगा। द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप सेकंड टाइम वीडियो देखना तो इसको नोट कर लेना, बस अभी ध्यान से इसको सुनो, राइट। चलो, यानी कि हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी लेटर, राइट। अच्छा, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट होता है, बट उसको साइड में करो। लेटर के बाद से हमने क्या पढ़ा था? जब लेटर्स कंबाइन होते हैं, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, तो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है, राइट। एंड जब वर्ड यानी कि बहुत सारे वर्ड एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में बनते हैं ना, तो बन जाता है हमारा सेंटेंस,
ठीक है। तो जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो बनता है सेंटेंस, राइट। चलो यहाँ पे मैं आपको इसका हिंदी भी बता देती हूँ। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण, और अल्फ़ाबेट को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। अल्फ़ाबेट को कहते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं, राइट। अच्छा, वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ड को शब्द कहा जाता है। एंड सेंटेंस को क्या कहते हैं? सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे सेंटेंस का आपको डेफिनेशन क्या बताया था, एक बारी वो देख लेते हैं। मीनिंगफुल, राइट, ये हो जाएगा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, राइट। ये हो गया हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन। यहाँ पे भी सॉरी गाइज, यहाँ पे भी मीनिंगफुल बोलना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको लेटर क्या होता है समझ में आ गया होगा, वर्ड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, एंड सेंटेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। लेटर्स को वर्ण कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, और जब वही लेटर्स कंबाइन हो जाते हैं मीनिंगफुल रूप से तो वो बन जाते हैं वर्ड, एंड बहुत सारे वर्ड कंबाइन होते हैं मीनिंगफुल रूप से तो वो बन जाते हैं सेंटेंस। एंड हम लोगों को सारे के सारे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मैं अभी जो बोल रही हूँ वो हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी वाले वाक्य बोल रही हूँ, ठीक है। एंड माय नेम इज तुलिका, ये हो गया सेंटेंस जो कि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है। अभी आपको बेसिक चीज़ें देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, वो ना यहाँ पे सेंटेंस की स्टडी करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं सेंटेंस से। जैसे कि सेंटेंस में आपने सुना होगा, अगर आप हायर क्लासेस में हैं, 9th 10th में हैं, तो आपने सुना होगा कि टेंसेस पढ़ने होते हैं, वॉइस पढ़ना होता है, नरेशन पढ़ना होता है, इसको कि रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ने होते हैं। बट ये तीनों बेसिक चीज़ें, तो ये सब आपने पढ़ा है 9th 10th में अगर हो आप तो। एंड आप अगर लोअर ग्रेड में हो, यानी कि 5th 6th 7th में हो, तो आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, बट कभी ना कभी सुना होगा कि ऐसा पढ़ा जाता है हायर क्लासेस में जा करके। बट कभी भी स्टूडेंट्स वर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। ये वर्ड को कभी कोई भी नहीं पढ़ता। तो बिना वर्ड को पढ़े, बिना वर्ड को जाने क्या आप सेंटेंस जान सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं जान सकते हो, राइट। तो मैं आपको अपने सीरीज़ में क्या पढ़ाने वाली हूँ, मेरा जो ग्रामर का सीरीज़ है इसमें मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ ना, मैं आपको ये अभी बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रा सा देखना, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी लेटर्स के बारे में, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली मेरे को वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ाना है, जो कि हर बच्चा जानता है, राइट, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि 1st क्लास में पढ़ाया जाता है कॉन्सोनेंट। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, 5 मिनट का काम है, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। एंड इसके बाद ये हो गया पहला नंबर। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ 2nd नंबर में वर्ड के बारे में। अब बोलोगे मैम वर्ड के बारे में आप क्या बताओगे, मेरे को तो बहुत कुछ पता है वर्ड के बारे में। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको नहीं पता, लाइक मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा 3rd क्लास में, बट आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब जाकर के आप किसी भी क्लास में हो, 3rd 4th 5th या फिर 11th 10th, कहीं भी किसी भी क्लास में हो ना, आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से मैं बताने वाली हूँ, इनके पार्ट्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, राइट। चलिए, इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा वर्ड वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, ठीक है। एंड सेंटेंस के बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ना। सबसे पहले तो टेंस ही है। अच्छा, सेंटेंस के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं। फिर हमारा टेंस है, राइट। उसके बाद से हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग क्लॉज भी होता है ना, क्लॉज पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है, राइट। तो ये सीरीज़ बहुत काफ़ी लंबी जाने वाली है। आप मेरे साथ अगर इंटरेस्टेड हो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में, तो आप मेरे साथ मतलब कंटिन्यू कर सकते हो क्लासेस को,
राइट तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेंटेंस की जहाँ तक बात है तो आई थिंक मेरे को टाइम लगेगा सेंटेंस तक पहुँचने में, तो मैं सेंटेंस में क्या पढ़ाने वाली हूँ ये मैं वर्ड ख़त्म कर दूंगी ना पूरा, तो फिर बताऊंगी आपको अच्छे से कि मैं सेंटेंस में क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो फिलहाल तो आप वर्ड पे कंसंट्रेट करना। वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो हम लोग पहले वही कंप्लीट करेंगे। तो वो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, A to Z, ए से लेकर के जेड, है ना, होते हैं ना लेटर्स इंग्लिश में। चलिए तो ये लेटर्स जो है ना इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला तो होता है वोवेल एंड उसके बाद होता है कॉन्सोनेंट, राइट। चलिए इसको हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण, ठीक है, एंड इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। साथ साथ मैं हिंदी भी बताते चल रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, राइट। तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वोवेल क्या है भाई, कॉन्सोनेंट क्या है भाई, एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोग ए लगाया करते थे बचपन में, ए और एंड लगाया करते थे। तो बहुत लोगों को लगता था कि मैम जो वोवेल साउंड, जो वोवेल से स्टार्ट होता है वर्ड, उस वर्ड के आगे हम लोग एन लगाते हैं, एंड जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं। आपने ये पहला दूसरा क्लास में पढ़ा होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आप छोटे होते हो ना, इस वजह से कह दिया जाता है कि वोवेल से स्टार्ट होगा कोई वर्ड तो एन लगा देना, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए लगा देना। बट आप जब 5th 6th में जाओगे एंड अबव क्लासेस में जाओगे तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाएगी ना, अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले वोवेल कौन कौन सा होता है सबको पता है, आई नो, बता दो एक बारी। तो ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। अच्छा, इसके अलावा वोवेल सिर्फ 5 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने बच गए, कितने बच गए, 21 बच गए ना, क्योंकि टोटल लेटर्स तो 26 होते हैं, आपको पता है ना। टोटल लेटर्स जो होते हैं ए से लेकर के जेड तक आप काउंट करके देख लेना, 26 होंगे, राइट। तो उसमें वोवेल 5 होते हैं, तो 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 21 ही बचेगा, यानी कि कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो वही वाली बात हो गई, जो लेटर्स वोवेल से स्टार्ट होते हैं, है ना, उसके आगे एन लगा देते हैं। जैसे इंक पॉट, तो इंक पॉट आई से स्टार्ट होता है तो उसके आगे बच्चे एन लगा देते हैं, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ। देखो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप बोलते हो एम ए, तो यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो एम तो कॉन्सोनेंट है ना, जब ये कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे तो मैं ए लगाऊंगी ना, ए एम ए लगाऊंगी ना। नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एन लगाएंगे। अब टीचर जब एन बताते हैं लगाने के लिए तो बच्चों को लगता है टीचर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, टीचर तो सही बता रहे हैं, आपने गलत सीखा है। क्यों गलत सीखा है ना, वो इसलिए क्योंकि ये जो ए और एन आप लगाते हो ना, ये लगाने का तरीका सही ये होता है ना कि एन लगाया जाता है वोवेल साउंड के पहले, नॉट वोवेल के पहले, वोवेल साउंड के पहले, राइट। वोवेल साउंड और वोवेल में डिफरेंस है। वोवेल तो होता है ए ई आई ओ यू, राइट। वोवेल साउंड का मतलब है, हिंदी से आप उसको ऐड कर लो, मतलब उच्चारण, ठीक है, उच्चारण वोवेल जैसा होना चाहिए। इसी वजह से मैंने वोवेल का हिंदी आपको बताया था, क्या बताया था, स्वर वर्ण बताया था ना। यानी कि आप जो उच्चारण करोगे एम ए का, वो स्वर वर्ण से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे देख लो एम ए, तो एम ए आप ऐसे लिखोगे तो देखो ये स्वर वर्ण है ना ए, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगाया था। अभी आपको बातें समझ में आई। अच्छा, जब हम इधर बात करेंगे ए की, तो देखो यहाँ पे एम, वही वाला चीज़, यहाँ पे एम है तो ये तो स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ए हम लोग लगाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब व्यंजन ध्वनि, राइट, व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन एम तो स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम लोग एम ए के पहले एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते हैं। तो ये याद रखना बेटा, ए हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाते हैं, नॉट कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। और हम लोग एन वोवेल के पहले नहीं लगाते हैं, वोवेल साउंड के पहले लगाते हैं। मतलब कि वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उच्चारण करना पड़ेगा उसको, तब उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उसके आगे मैं ए लगाऊंगा या फिर एन लगाऊंगी, राइट। मैं आपको और एग्जांपल्स बताती हूँ, आप जरा सा बताना कि इसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा। एक तो बहुत फेमस है ऑक्स
के आगे क्या लगेगा वो बता देना मेरे को। आवर के आगे क्या लगेगा, देखो इसको बहुत लोग हावर पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत, इसको आवर पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है घंटा, राइट। इसके बाद से मेरे को बता देना PhD। इसके बाद से मेरे को बता देना MA तो मैंने आपको बता ही दिया। SHO, राइट। इसके बाद से मेरे को बता देना ग्लास, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। देखो मैं आपने गेस कर लिया होगा, आई थिंक मैं इसका आंसर बताती हूँ। ऑक्स है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्स पढ़ते हैं, है ना। ऑक्स मतलब बैल होता है, राइट। तो ऑक्स ये आप ठीक से लिख लेना बेटा, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, वेट मैं लिख देती हूँ, ऑक्स, ठीक है। तो ये ऑक्स है, ऑक्स मतलब होता है बैल। तो बैल यहाँ देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये है ना, ये तो स्वर वर्ण है यानी कि वोवेल साउंड है, तो इसके आगे हम लोग एन लगा देंगे, ठीक है। देखो बच्चे अगर यहाँ पे देखेंगे कि वोवेल है उसके हिसाब से भी एन होगा, यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है इसके हिसाब से भी एन होगा, तो ये आपकी किस्मत अच्छी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वोवेल है तो उसका साउंड भी वोवेल हो। जैसे यहाँ पे देखो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है बट इसका साउंड क्या है, वोवेल साउंड है। इसको आवर पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता है। देख लो यहाँ पे तो आपका किस्मत साथ नहीं दिया ना, आप तो यहाँ पे एच के हिसाब से ए लगाने वाले थे बट गलत हो जाता, इसको तो हम लोग आवर पढ़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे एन लगेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे PhD, इसको लिख करके देखो, आपको लिखना पड़ेगा ही, आपकी मजबूरी है लिखना। तो यहाँ पे PH, आप आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो स्टार्टिंग का देखना है बस। तो PhD, P से स्टार्ट हो रहा है, प क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी किसके आगे हम लोग आंख बंद करके ए लगा सकते हैं, राइट। अच्छा उसी तरीके से SHO, तो यहाँ पे S है, तो S है तो यहाँ पे S को कैसे लिखेंगे, S ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे A है यानी कि ये वोवेल साउंड है, तो इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होगी, आप खुद बताओ वो क्या लगाएगा, वो तो यहाँ देखेगा कि मैम यह तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे तो वो A लगाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई ठीक है, आपका किस्मत साथ दे देगा क्योंकि यहाँ पे है भी कॉन्सोनेंट एंड लिखते भी इसको ऐसे ही हैं, ग्लास। G से स्टार्ट ग से स्टार्ट होता है जो कि व्यंजन वर्ण है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम लोग ए लगा देंगे। आई थिंक आपको कितना क्लियर हो गया होगा, राइट। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भेज दूंगी, डाल दूंगी एक्चुअली, एंड उसके आंसर्स भी डाल दूंगी। अपना एक बार उसको ट्राई करना, एंड जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा ना मेरे को कॉमेंट में बता देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, एक्सप्लेन करके बता दूंगी, राइट। तो आप वीडियो को देखने के बाद से नोट्स बना लोगे एंड फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लोगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको ए एंड एन का यूज़ करना आ गया होगा, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, हर क्लास के लिए यूज़फुल है। बस लेटर में इतना ही पढ़ना था। अब मैं आपको वर्ड स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए। देखिए अब हम लोग वर्ड पढ़ेंगे। अच्छा, वर्ड पढ़ने के लिए मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है, स्पीच मतलब होता है वाक्य, ठीक है। अब जो बोलते हो वो क्या, स्पीच ही तो है, तो स्पीच का पार्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का पार्ट क्या होता है, वर्ड ही तो होता है, वर्ड ही तो कंबाइन करके स्पीच बनाता है ना, वाक्य बनाता है ना। तो यानी कि हम लोगों को वाक्य का पार्ट पढ़ना है, ये वर्ड्स को पढ़ना है। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहले मैं सबके नाम लिख देती हूँ, ये देखो यहाँ से ना आप ध्यान देना क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आप भी अपने नोटबुक में लिख लेना, बट अभी नहीं, अभी बस देखो यहाँ पे। 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी बढ़िया से। देखो यहाँ नंबर 1 नाउन, NOUN, नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। मैं सबका हिंदी भी लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सेकेंड नंबर प्रोनाउन, प्रोनाउन, इसको कहा जाता है हिंदी में सर्वनाम। तीसरा नंबर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसको कहा जाता है विशेषण हिंदी में, राइट, विशेषण। अच्छा, इसके बाद 4th नंबर में है वर्ब, इसको कहा जाता है हिंदी में क्रिया, ओके। एंड इसके बाद आता है एडवर्ब, इसको कहा जाता है हिंदी में
क्रिया विशेषण। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप इसको याद कर लेना, ठीक है। एकदम एक सांस में आपको बोलना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। तो ये 5 आपको एक साथ बोलना है एंड बाकी के 3 जो मैं लिखने वाली हूँ उसको एक साथ बोलना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। एंड इसकी हिंदी तो आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा सुनो, इसमें से जिसका भी आपको स्पेलिंग ना समझ में आए ना तो मेरे से एक बार कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप गलत स्पेलिंग मत लिखना। मैं तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ क्लियर लिखने का। 6th नंबर हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैं कैसे रीड कर रही हूँ ना, आप इसको वो भी ध्यान देना, ठीक है। बच्चों को रीड करने नहीं आता। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक वाक्य। संबंध वाचक वाक्य, सॉरी वाक्य नहीं, शब्द। ये तो शब्द पढ़ रहे हैं ना हम लोग, शब्द, वाक्य नहीं। चलिए 7th नंबर में हो जाएगा कंजक्शन। ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं समुच्चयवाचक, है ना। ये बहुत टफ है थोड़ा सा। समुच्चयवाचक, एक्चुअली मैंने समुच्चय गलत लिख दिया, इसको मैं फिर से लिखती हूँ, आप सही लिखना। यहाँ पे समुच्चय होता है, ठीक है। समुच्चयवाचक वाक्य नहीं, शब्द, सॉरी। अच्छा मैं इसको ना हिंदी में अच्छे से बता देती हूँ, इसका मीनिंग में आप लिख लेना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जोड़ने वाला शब्द। समुच्चयवाचक छोड़ो, ये बहुत टफ है, आपको समझ में वैसे भी नहीं आना है। अपना सीधे याद रखना, जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला शब्द, राइट। लिख लो, समुच्चयवाचक भी लिख लो, बट आप याद रखना जोड़ने वाला शब्द। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला शब्द, राइट। एंड लास्ट है इंटरजेक्शन। इसका मतलब होता है विस्मयादि, ठीक है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, राइट। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द है। बस इतना आप अच्छे से कॉपी में लिख लो एंड इसको याद कर लेना, इसका हिंदी भी याद कर लेना, ठीक है। अब बात ये है ना कि मैं बारी बारी से आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम लोग नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से हम लोग पहले तो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा बेटा सुनो, ये ग्रामर है, ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। मैं आपको 11th 12th के लेवल तक पढ़ाऊंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाली, राइट। आपको मैं इतना ही पढ़ाऊंगी जितने से कि आपको 11th 12th तक काम चल जाए, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 11th 12th तक के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो कि मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी, एंड आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं बताया जो कि आपके काम का हो, राइट। तो आप इसको बढ़िया से फॉलो कर सकते हो मेरी वीडियोज़ को, आपको बहुत काम आने वाला है बोर्ड्स के एग्जाम्स में। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउन। आज की क्लास में आपको नाउन बता देती हूँ, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, राइट। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। देखो ये हम लोग को सिर्फ जान पहचान करना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करना हम लोग को? बस जान पहचान करना है कि कौन सा शब्द क्या है और उसका यूज़ क्या है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो नाउन किसको कहते हैं आपको याद होगा, आपने बचपन से ही याद कर रखा है, मेरे को पता है। आपने क्या याद किया है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बिल्कुल गलत। नाउन नेमिंग वर्ड होता है बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक ठाक है बट ये करेक्ट नहीं है। आप जस्ट ऐसे बोलो ना कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स, राइट। देखो यहाँ पे आ गया नाउन इज द नेम ऑफ, यानी कि नाउन नेम है किसका किसका है, तो किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी भी थिंग का नेम हो सकता है, एंड हम लोग यहाँ पे फीलिंग्स छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, आप इसको सुधार लेना। यहाँ पे और एक्चुअली नहीं होगा, एंड होगा, राइट। यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग फीलिंग्स बोलना छोड़ देते हैं, आपको फीलिंग्स भी ऐड करना है,
राइट। जैसे कि खुशी हो गया हैप्पीनेस, गम हो गया सैडनेस, ठीक है ना। तो ये भी फीलिंग्स हैं, इसको भी नाउन के में ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और फीलिंग्स, ठीक है। इसको हिंदी में मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर भावना को भावना के एक्चुअली नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये बड़ा लगता है अगर, तो आप ऐसे भी याद रखो, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप बड़े हो गए हो, 3rd 4th क्लास तक पूछ लिया जाता है, उसके बाद नहीं पूछा जाता है। फिर मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे कह सकते हो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अब एनीथिंग में सब कुछ आ जाएगा, राइट। आपको स्पेसिफाई नहीं करना कि किस चीज़ का नाउन, बस नाम होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों आप और करके अपने कॉपी में लिख लेना, आपको जो भी बढ़िया लगे दोनों में से वो याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों ही डेफिनेशंस चलेंगे, वैसे डेफिनेशंस आपको पूछे तो जाते नहीं हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, इसका एग्जाम्पल देखने के लिए यहाँ देखो, प्लेस की पहले बात कर लो तो जितना भी प्लेसेस है, यानी कि बेतिया, मोतीहारी, राइट, इंडिया, ये सब क्या हो गया, अमेरिका, ये सब क्या है, प्लेस है, ये सब नाउन है, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी इंसान का नाम या फिर रिवर, माउंटेन, सन, ठीक है ना, ये सब, राहुल, ये सब क्या है, नाम है ना। या फिर चेयर, टेबल, ट्री, मैंगो, ये सब क्या है, तब नाउन ही है। अच्छा, और किसका एग्जाम्पल दूँ मैं, हाँ, यहाँ पे क्लास, राइट, आर्मी, उसके बाद से ग्रुप, बंच ऑफ कीज या फिर बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, ये सब क्या है, सब नाउन है। अच्छा, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, ये सब भी क्या है, ये सब भी नाउन ही है, राइट। तो इतने सारे नाउन हैं, तो इन सब के कुछ काइंड भी होंगे, सब अलग अलग प्रकार के नाउन होंगे। कुछ प्लेस बता रहे हैं, कुछ नाम बता रहे हैं, कुछ पूरे के पूरे जाति का ही बोध करा रहे हैं, कुछ कलेक्टिव का बोध करा रहे हैं, कलेक्शन का बोध करा रहे हैं। जैसे क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो कलेक्टिवनेस का बोध करा रहे हैं। कुछ जो है फीलिंग्स को बता रहे हैं, है ना, सब अपना अपना काम कर रहा है। इस वजह से हम लोगों ने नाउन को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करा है। तो बहुत सारा, इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। बहुत सारा पार्ट का मतलब हुआ ज़्यादा नहीं, 5 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है नाउन को। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या कहते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। देखो, सबसे पहला नाउन होता है प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप खुद से लिख लेना, ठीक है। सेकंड में है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, राइट। इसका होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक। आगे आप खुद से लिख लेना, मैंने बस जाति लिख दिया है, आप संज्ञा खुद से लिख लेना। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसका होता है हिंदी समूहवाचक संज्ञा, राइट, समूहवाचक संज्ञा। 4th नंबर में होता है मटीरियल नाउन, राइट। तो ये हो गया मटीरियल नाउन, ये ए है, AL है, मटीरियल नाउन। ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, राइट, संज्ञा। एंड लास्ट में हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, राइट, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखो, हिंदी मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि हिंदी से आप इंग्लिश करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आएंगी बातें, इस वजह से मैं आपको हिंदी भी बता रही हूँ। और मैं आपको बोलूँगी कि आप कॉपी में भी हिंदी लिख लेना, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, आपका होमवर्क बस इतना सा है कि मैंने जो आपको बताया है उसको कॉपी पे लिख लेना, एंड उसको वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना, सारी बातें याद कर लेना। एंड मैं आपको जो अटैच कर रही हूँ PDF को A और N का यूज़ वाला, उसको बना लेना, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम होती है मेरे से कमेंट में पूछ लेना। एंड फाइनली आपको काइंड्स ऑफ नाउन जो है याद हो जाने चाहिए नेक्स्ट सेशन अटेंड करने से पहले, अगर आप प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो मेरे से तो, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना। कैसे याद करोगे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड इसके आप हिंदी भी याद कर लेना। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। राइट, आई थिंक आप इतना करके रखोगे नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले, ठीक है। अगले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली इनको बांटा क्यों गया है, नाउन को इस तरीके से डिवाइड क्यों किया गया है। राइट, चलिए फिर तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए बढ़िया से, सेफ रहिए, घर में रहिए एंड घर में रह करके पढ़ाई को एंजॉय करिए, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।